सबसे बड़ी बात, एजुकेशन का जो रोल है मानव समाज में, बस एक ही रोल है, एक। मैकाले के आने के बाद उस रोल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। शिक्षा का बस एक रोल है, बस एक, दिमाग को जिंदा करना। बाकी कोई रोल ही नहीं है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। आप कहेंगे कि बेहोश दिमाग कैसा होता है और जिंदा दिमाग कैसा होता है? एक शराबी रात में अपने घर वापस आ रहा था, तो चिकन की दुकान पे गया। चिकन की दुकान पे उसने चिकन वाले से कहा कि एक चिकन दे दो। उसने कहा खत्म हो गए सारे, एक कच्चा बचा हुआ है। हाँ, उसने कहा कच्चा ही दे दो। फिर उसने चिकन लेके वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। सुन लेना दोनों दिमाग में फर्क। जब अपने घर के बहुत करीब पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। उसी में से एक कुत्ता बहुत करीब आया। वो भौंक तो नहीं रहा था, लेकिन उसके बहुत करीब आ गया। तो उसने उससे पूछा कि चिकन खाओगे? और खोलकर चिकन उसके सामने रख दिया। वो चिकन खाने लगा, वो उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो वाइफ ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया कि फिर आज वही टाइम, वही रात। उसने कहा डांट बाद में लेना, पहले खाना खिला दो। इस पर सवाल करूंगा मैं कहानी के बाद। कहानी ही सुननी है। इस देश की सबसे खास बात यही है, दर्शन का कहानियों में प्रचार। इतनी कीमती कहानियां होती, हर कहानी में एक संदेश है। उस संदेश को पकड़ना है। उसकी बीवी ने कहा कोई खाना वाना नहीं है, भागो यहां से, निकलो। तब तक उसका बेटा अपनी मां के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है एक। पता चला मोहल्ले में एक चीता आ गया था और इस लेडी का जो आदमी था उसने उस चीते को चिकन दिया और उसी के पीठ पे वो हाथ फेर रहा था। और उस जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें लिखा था हमारी गली का हीरो। बेहोशी जो है, बेहोशी, वो पहचान पैदा नहीं होने देती। जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया कि आपका कॉलेज किससे एफिलिएटेड था। आप में से बहुत सारे लोग इस कॉलेज में पिछले 1 साल से तो होंगे ही, कम से कम। बहुत सारे लोग 2 साल से होंगे, कुछ लोगों का 3रा वर्ष होगा। आपने कभी अपने कॉलेज के R&D करने की कोशिश नहीं की? और कल आप इंटरव्यू देने जाएंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आप देंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, और उसने आपके कॉलेज से ही शुरुआत कर दी कि आपके कॉलेज का पहला नाम क्या था, अभी इसका नाम क्या है? अरे नाम तो बता दो यार। पहला नाम, पहला, ये तो अभी का नाम है, पहला नाम क्या था? चलिए कोई बात नहीं,
आज आप क्लास से बाहर निकलने के बाद पहला काम यही करिएगा कि अपने कॉलेज, जो आपके सामने चीजें हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप शिक्षा ले रहे हैं, जो चीजें आपके सामने हैं उनके बारे में पता करिए। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। किताब एक बहुत अच्छा माध्यम है मन को जिंदा करने की। माध्यम, कबीर तो नहीं गए कॉलेज, कबीर नहीं गए स्कूल, लेकिन दिमाग जिंदा है। चक्की देख ली चलते हुए, उसी में दोहा बना दिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। द्वंद। मेन उद्देश्य है इस मन को जिंदा करना। सिद्धार्थ आज कितना बड़ा नाम है, बुद्ध। पश्चिम के विचारकों ने लाइट ऑफ एशिया कहा। चार चीजें देखी, एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी, एक सन्यासी। तो पहली चीज जो मैं आपसे कहूंगा आज इस मंच से वो ये कि कृपया करके अपनी आंखों को खोलें। कंपटीशन बढ़ गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है। कितने सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में मैं सेमिनार ले रहा था, एक साहब बैठे हुए थे सेमिनार में, तो मुझे लगा किसी लड़के के गार्जियन है, पेरेंट्स हैं। तो सेमिनार खत्म, वो मेरे सामने आया। मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार सर, नमस्कार। बोले सर एक बात पूछ रही थी। मैंने कहा जी बताएं। बोले एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। मैंने कहा आपका बेटा भी आया है, बच्चा भी आया है? कि नहीं नहीं, मेरे भी यूपीपीसीएस में 2 अटेम्प्ट बचे हैं। पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो उम्र ज्यादा थी और कुछ शायद परेशानियों ने उम्र को बढ़ा दिया था। तैयारी 1 साल होती है बस, उसके बाद कोई तैयारी नहीं होती। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने इस दिमाग को जिंदा करिए। जिस चीज के सामने आप पढ़ते हैं कम से कम उसे जानने की कोशिश करिए। कितनी बार आप रिक्शे पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी इस क्लास में पूछ लूं कि रिक्शे की शुरुआत किस देश में हुई, तो शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताएगा। क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर दी आपने, जो ज्ञान की मां कही जाती है, क्यूरियोसिटी। नहीं, इतना शांत होने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बात। कोई भी देश महान बनेगा अगर उसका युवा महान होगा। तो 1853 में जापान गुलाम हुआ, 1853 में, और 1894 में एशिया का पावर बन गया। पता है क्यों? युवाओं की वजह से और वहां के शिक्षकों की वजह से। मैंने अभी भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट पत्र भेजा है, रिक्वेस्ट किया है कि इस देश के शिक्षकों को वीआईपी का दर्जा दिया जाए। शिक्षक को, और सरकारी, हम लोग तो प्राइवेट वाले हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक को अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, सम्मान दीजिए। उसकी सबसे बड़ी भूख है सम्मान की।
मैं अभी आपके गुरुजनों के साथ ऑफिस में बैठा था तो मैं बता रहा था जापान के बारे में कि अगर वहां पे मॉल में टीचर मौजूद है और लाइन है और वो अपना कार्ड शो करता है तो सारे लोग उस आदमी को आगे करेंगे और रास्ता देंगे। शिक्षक के साथ ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो चाणक्य इतने बड़े साम्राज्य निर्माता कभी नहीं बन पाते। भाई धनानंद तो उनसे पूछा था ना कितना पैसा चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो उन्होंने कहा पैसे और सोने की बात नहीं है, सम्मान चाहिए। ये पहली रिक्वेस्ट आज आप जितने लोग इस सेमिनार में मौजूद हैं उन सबसे ये पहला रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस आंख को खोलने की कोशिश करें। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, हो सकता है वो युद्ध बहुत घातक हो जाए। कभी कभी खबरें आती हैं कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा, ये कर देगा। कभी लगता है कि ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए। किस रशिया की किस नीति की वजह से चल रहा है? आप हाथ उठा के बता दीजिए, कोई बात नहीं, आपको पता हो तो आप बता दीजिए। नहीं, मैंने ये पूछा कि रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है, ऐसी कौन सी नीति है उनकी? 17वीं शताब्दी में बनाई थी उन्होंने, 17th सेंचुरी में, तब से आज तक चल रही है। और उस पॉलिसी के बिना रशिया सरवाइव ही नहीं कर सकता। मतलब रशिया को अगर जिंदा रहना है, जैसे हमारे लिए हिमालय इंपॉर्टेंट है, वो हमारे नेचुरल फ्रंटियर हैं, अगर हिमालय हमारे हाथ से निकल जाएं तो हमारे लिए बहुत खतरा, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए। तो ऐसे रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से उसे यूक्रेन से लड़ना ही पड़ रहा है? और वो पॉलिसी आई थी 17th सेंचुरी में। वहीं से रशिया के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है और ये चीज लगभग हर समाचार पत्र में डिस्कस हुई। तो दूसरा रिक्वेस्ट मेरा आपसे यह है, किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी सफल होती है जब उस देश का 80% नागरिक जिंदा होता है। ना कोई पार्टी बुरी होती है, ना कोई नेता बुरा होता है, होता ही नहीं। और भारत जैसे देश में जहां का राजा कौन? आप। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट, पहला रिक्वेस्ट यह है कि आप अपने दिमाग को जिंदा करिए। वो आंसर सही था कि पहला जो एफिलिएशन था वो बॉम्बे से था, पहला एफिलिएशन इस कॉलेज का बॉम्बे से था, दूसरा हुआ इलाहाबाद से। वो आंसर सही था। उस पॉलिसी का नाम है वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर, वार्म, गर्म जल नीति। एक्चुअली रूस को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 2 सागरों पे कब्जा रखना पड़ेगा, एक बाल्टिक पे, एक ब्लैक पे। बाल्टिक उसका दरवाजा है यूरोप में जाने के लिए, और ब्लैक उसका दरवाजा है सिल्क रूट पे आने के लिए एशिया में। क्रीमिया जो है वो उसका ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। अगर किसी मनुष्य की फूड पाइप निकाल ली जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो अगर क्रीमिया रशिया से ले लिया जाएगा तो रशिया खत्म। कैसे? फूड पाइप कैसे? उसका सारा ऑयल, नेचुरल गैस सारा उसी रास्ते से निकलता है। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप सभी लोग प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। और सिर्फ पढ़ना नहीं, इतना बड़ा कॉलेज है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका, आप जब कभी, आप में से बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करने आएंगे या हो सकता कर ही रहे हो, आईएएस वो बनेगा अब जिसका न्यूज़पेपर पर कमांड होगा। न्यूज़पेपर मात्र न्यूज़पेपर नहीं होता, वो दर्पण होता है आईआर का। दर्पण, शीशा, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। वो दर्पण होता है समाज का। कन्या विद्या धन योजना,
सरकार लेकर आई। तो अब उस योजना का उद्देश्य सरकार को किसको बताना है? जनता को। जनता और सरकार के बीच में कौन मीडिएटर है? प्रेस। इसीलिए डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है वो है प्रेस। और जिस देश में प्रेस की स्थिति मजबूत होगी और जनता जागरूक होगी, वो पता करेगी कि हमारा राजा, हमारा प्रतिनिधि, राजा नहीं, हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए क्या कर रहा है। आपने अपने नौकर को 100 रुपए दिया कि जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो जब वो लौट कर आया तो आप हिसाब मांगेंगे ना। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट रिलीज करती है। आप में से कितने लोग पढ़ते होंगे? बजट मतलब सरकार आपको यह बता, क्योंकि आप राजा हैं तो सरकार आपको यह बताती कि आप पैसा खर्चा कहां कर रहे हो, आपका जो पैसा है, आपका जो टैक्स है वो जा कहां रहा है, किन मदों पे खर्चा हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। पहले आप तो अपने दिमाग को जिंदा करिए, फाइंड आउट करिए। बहुत सारे लोग आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो तैयारी एक दिन की नहीं है। कोचिंग तो तैयारी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा। कोचिंग का रोल कितना? 20%, उससे ज्यादा नहीं होता किसी भी कोचिंग का। किसी भी कोचिंग का जो रोल होता है वो 20% होता है। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कोचिंग ही कराएगी, इसलिए जो 90% कोचिंग के भरोसे जाते हैं वो बैठे ही रहते हैं। सिर्फ 20% रोल कोचिंग का होता है। वो कौन सा रोल होता है? जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो उस परीक्षा की एक आवश्यकता है, उसकी एक संरचना है, उसका एक तरीका है। अब भीष्म पितामह से बहुत सारे लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि शिखंडी को सामने खड़ा करना है। अगर उनको पता होता तो वो भी हरा देते भीष्म पितामह को। अब रावण से बहुत लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि मारना कहां है। अगर एक बच्चे को पता होता कि रावण की जान नाभि में है, डाल के घुमा देता। किसी परीक्षा का एक अप्रोच होता है। आईएएस में प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। कोचिंग आपको इस पैरामीटर पे पढ़ाती है, बस पहला काम ये करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम करती है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है आपको 1 साल डिसिप्लिन में रख के तैयारी कराती है। आपको पता है कि आज क्लास में जाएंगे, आज 3 घंटे में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो सर अभी कह रहे थे कि मैंने अपने किसी वीडियो में कहा कि जो आदमी होमवर्क करेगा, होमवर्क का मतलब कंसोलिडेशन। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है, ज्यादातर उन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। मनन और अध्ययन मनन के बिना निरर्थक है। और मनन आपका छीना किसने? कुछ समय तक तो टीवी ने छीना। और ये जो जहर आप हाथ में लिए हो, बड़ा अच्छी कंपनी एप्पल। एक एप्पल हजरत आदम ने खाया था, तो जन्नत से जमीन पर आ गए थे। एक आप खा रहे हो। कोचिंग सिर्फ 2 काम करेगी। एक, आपको उस परीक्षा की संरचना से अवगत कराएगी कि साहब प्रीलिम्स में ऐसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में ऐसा होता है, इंटरव्यू में ऐसा होता है। और दूसरी चीज, आपको पूरे साल डिसिप्लिन रखेगी। जैसे आप कॉलेज आते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, ऐसे वो आपको डिसिप्लिन रखेगी। और 10 महीने में पूरा सिलेबस 3 घंटे के हिसाब से खत्म करा देगी। और उस 10 महीने में आपकी मुलाकात कुछ अनुभवी टीचरों से होगी जो उस विषय के लूप होल्स को समझते होंगे।
कि इस विषय को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस विषय का इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, ग्रुप बनाइए। यहां पर आपको पता है ब्रिटिश पीरियड में 80% जनता अनपढ़ थी, तब पर भी इतने न्यूज़पेपर छपते थे। और लॉर्ड लिट्टन को न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था वो। आपके मन में कभी यह बात नहीं आई कि 80% जनता अनपढ़ और उसमें न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध? क्योंकि भारत में एक आंदोलन चला, उसको बोले लाइब्रेरी मूवमेंट। 4 लोग 5 लोग एक गांव में इकट्ठा होके एक न्यूज़पेपर मंगा के, उसमें जो पढ़ा आदमी होता था वो सारी न्यूज़ को पढ़ के फिर समझाता था लोगों को, फिर लोग उस पर चर्चा करते थे। आज तो मैं देखता हूं कि न्यूज़पेपर की क्लासेस चलती हैं। अब पता नहीं फ्यूचर में किस किस और चीज की क्लास चलेगी, लेकिन आप न्यूज़पेपर को सारे लोग पढ़ना शुरू करिए। एक तो अपने दिमाग को अलाइव करिए, जिंदा करिए, और दूसरा न्यूज़पेपर। तीसरी चीज, बस 3 ही चीज पे चर्चा करूंगा, फिर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे बताइएगा। एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, इस दुनिया में सारा खेल शक्ति का है, और शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। इस पूरी लाइन को सुनिएगा, शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। आपका पूरा जीवन मन पे, इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन यहां से संचालित है। स्टीफन हॉकिंस की फोटो अगर कभी आप देखो, शरीर खराब है, मन ठीक है, नोबेल प्राइज विनर, 24 प्राइज दुनिया में। और दुर्योधन की अगर आप फोटो देखो तो पूरा शरीर ठीक है, दिमाग खराब है। मैंने कहा ना, आपने देखना बंद कर दिया। आप बादाम का तेल लगा रहे हो सर में, बादाम का शैम्पू लगा रहे हो, बादाम का साबुन लगा रहे हो, और खा रहे हो गुटखा। आप सोच के देखो, आप बस सोचो कि आप 21 साल के नवयुवक हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और आप सोचिए कि उन पैकेटों पे, उनकी हिम्मत देखिए, उन पैकेटों पे उन्होंने फोटो बना दी है कैंसर के पेशेंट की। आप उनकी ताकत देखिए कि आपको वो कितना मूर्ख समझते हैं, कि मरा हुआ दिमाग है तुम्हारा। आज अगर आप, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई खाता होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई खाता हो, तो आज आप 1 मिनट उस पैकेट को देखिएगा जहां वो फोटो बना है। बस आप गौर से एक बार उसे देखिएगा। तो जब सारा संचालन मन से होगा, सारा, तो शरीर से ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए? मन पे। स्वामी विवेकानंद गए यूरोप, अमेरिका, कोई टाई नहीं, कोई सूट नहीं, कुछ नहीं, कितना सम्मान हुआ। तो वो सम्मान किसका था? ज्ञान का। आज डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान इस देश में हैं, वो सम्मान किसका है? उनके ज्ञान का। किसने उन्हें इतना ताकतवर बनाया? ज्ञान ने। कभी आपको मौका लगे, आप डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब जरूर पढ़ना, कंपलसरी पढ़ना। मतलब 2 किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए। एक एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी ही चाहिए आपको। आपको पता चलेगा कि यूथ को क्या क्या कर, उसमें 13 चैप्टर हैं, और वो 13 चैप्टर नहीं है, वो 13 नियम है। जैसे पहला चैप्टर में उन्होंने
ड्रीम पे चर्चा की है, सपने पे, कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। तो अंबेडकर की एक किताब है, डॉक्टर अंबेडकर की, बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, बुद्ध और उनके उपदेश। प्लीज आप कम से कम जीवन में ये 2 किताब जरूर पढ़ी, एक इग्नाइटेड माइंड्स और एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल। और इन दोनों किताबों का जो एसेंस है, सार, वो यही है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। पांच साल से 15 साल तक आपके सामने कोई चुनौती नहीं थी। आप देखो घर में कभी कभी डेथ हो जाती है और सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और उनके बच्चे आ जाते हैं, तो वो बच्चे खेलते हैं वहां आपस में, उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो गया। मतलब किसी की डेड बॉडी घर में पड़ी और बच्चे खेल रहे हैं। 15 साल के बाद आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक चीज शुरू होती है, उस चीज का नाम है चुनौती, चैलेंज। तभी तो रश्मि रथ में एक स्टैंजा है पूरा, आप सबको वो पढ़नी चाहिए। आप राजा बनना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं दुनिया में, तो रश्मि रथ की वो लाइनें इतनी कीमती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा मतलब धरती, इसका नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? सिकंदर की बात हो रही है। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? भगवान श्री कृष्ण।